Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। And let's welcome our senior economic journalist Puneet Jain on the program. Puneet, a warm welcome to your Market Mantra. Thank you, Arjun. Well, let's begin the program now with the top headlines. Output of 8 core industries shrank by 15% in June this year amid increasing coronavirus cases. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says the government is working with RBI on the industry's need for the restructuring of loans due to the COVID-19 impact. And domestic equity benchmarks drop marginally. Sensex ends at 37,607. Nifty closes at 11,073. आर्थिक सुर्खियों में कोरोना वायरस की बढ़त के बीच जून के दौरान देश के 8 ढांचागत उद्योगों के उत्पादन में 15% की गिरावट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार कोविड के मद्देनजर औद्योगिक जगत के ऋणों के पुनर्गठन पर रिजर्व बैंक के साथ चर्चा कर रही है। और घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 37,607 पर और निफ्टी 11,073 पर बंद हुआ। खबरों की शुरुआत करते हैं। लगातार चौथे महीने देश के 8 प्रमुख ढांचागत उद्योग के उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई और जून के दौरान इसमें 15% का नुकसान रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के दौरान कोयला क्षेत्र में 15.5%, कच्चे तेल के उत्पादन में 6%, प्राकृतिक गैस में 12%, रिफाइनरी उत्पादन में 8%, स्टील क्षेत्र के उत्पादन में 33.8%, सीमेंट उत्पादन में 6.9% और बिजली उत्पादन में 11% की कमी दर्ज हुई। इस वर्ष मई के दौरान ढांचागत क्षेत्र के उत्पादन में 22% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि पिछले वर्ष जून में इन क्षेत्रों के उत्पादन में 1.2% की बढ़त रही थी। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान इस क्षेत्र के उत्पादन में 24.6% की गिरावट रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.4% की बढ़त दर्ज हुई थी। देश के सकल औद्योगिक उत्पादन में इन 8 उद्योगों की 40.3% हिस्सेदारी है। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत करूंगा और इस खबरों के बीच की जो वैश्विक महामारी है उसके बीच में जो 8 ढांचागत औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे, जिनका कुल सकल औद्योगिक उत्पादन में तकरीबन 40% हिस्सेदारी है, अगर उसमें 15% की गिरावट आती है सिर्फ एक महीने में, तो किस तरह के संकेत आते हैं। हालांकि ये भी मैं यहाँ पे जरूर इसका भी उल्लेख करना चाहूंगा कि मई में इसमें तकरीबन 22% की गिरावट थी, तो 22 के बदले जून में 15% हुआ। कुछ सुधार हुआ है, किस तरह से आंकेंगे? देखिए अमित, जो हम जो कोर इंडस्ट्रीज 8 कोर सेक्टर्स हैं, एक्चुअली ये इंटरमीडिएट सेक्टर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये काफी महत्वपूर्ण 8 सेक्टर हैं। कोयला है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट है, स्टील है, ये सब क्षेत्र पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्षेत्र कवर करती है ये इंडेक्स। देखिए, ये कोई सरप्राइज नहीं है। हमें मालूम है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, और न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में करीब करीब पूरा एक रुकावट थी, एक पूरा फुल स्टॉप पर इकोनॉमी थी। और जब जो अनलॉक भी कर रही थी सरकार, हालांकि पूरा लॉकडाउन का माहौल था, उसमें भी बहुत फेज्ड लेवल पे, बहुत ही कम स्तर पर वो अनलॉकिंग हो रही थी। तो अप्रैल में और जून के जो नंबर्स हैं, ये हमें मालूम है कि ये नंबर्स इतने ही नीचे आने वाले थे, बल्कि मैं कहूंगा कि मेरी उम्मीद से थोड़े से बेहतर हैं। मुझे लग रहा था कि जून के नंबर्स भी अभी और
जैसे मई के नंबर्स 22% डिक्लाइन था, तो शायद उसके आसपास ये डिक्लाइन हो, 20% के आसपास डिक्लाइन हो। तो मुझे लगता है कि जो रिकवरी रही है वो इकोनॉमी में वो बेहतर रही है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। और आसान नहीं होता, देखिए जब आप पूरी सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लोगों की आवाजाही नहीं हो सकती, सामान की आवाजाही नहीं हो सकती, ऐसे समय में हम ये सोचें कि इकोनॉमी ग्रोथ डिक्लाइन नहीं करेगी, ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन है ये ठीक रहेगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि जुलाई ऑनवर्ड्स जो महीने हैं वहां पर हमारे एनेक्डोटल एविडेंस जो है वो ये है कि जो जुलाई ऑनवर्ड्स काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इंडस्ट्रीज का। शायद आने वाले महीनों में हम वो भी उसका आंकड़े देखेंगे। Puneet, the fourth consecutive month that the IIP data has been down 15% down in the month of June. Do you see any hopes of revival in the short to medium term? Steel sector specifically has come down by 33.8%. There was news earlier about steel exports going up, SAIL, the PSU doing quite well in that regard. So how do you see the infrastructure build up to revive the economy, to ensure growth and employment in the economy so that the consumption levels go up? Do you see that happening in the short to medium term if you just follow Keynesian economics of just diverting your GDP spend towards infrastructure? So Arjun, steel sector particularly was hit hard because it is a very manufacturing based sector, plus it involves a lot of transportation and a lot of people oriented, because the ore has to be mined, then steel has to be produced and it has to be shipped, and most of the steel is used in 2-3 major sectors like automobiles, like construction, and all these user industries of steel were also hit quite badly during this lockdown period. So clearly I'm not surprised by the fact that steel output still went down by 33% in June, and it is taking longer to recover as compared with other industrial sectors. Having said that, I think steel will recover as we see the economy recover going forward, because it is linked to industrial production, it is linked to new factories coming up, automobile sales, and therefore I think steel to some extent is a barometer of how industrial activity will pick up in India. My own estimate is that we will see this activity coming back to some kind of pre-COVID levels after maybe September, October, and definitely in the second half of the current year. Anecdotally, we hear from industries, and the commentary we're getting after results is that companies have already started restoring their manufacturing levels to about 70%, 75% of most of the manufacturing operations, and demand is coming back slowly. Demand, of course, is coming back most strongly from rural sectors, which is welcome, because a large section of the population reside in rural areas. So we have seen very strong rebound, in fact some uptick in demand from rural areas. Urban demand is still weak to take off. We haven't seen that kind of, in fact we just got numbers from some automobile companies, and they're showing that there's some weakness in four-wheelers. But definitely I think we are on the mend, and second half of the current year, beginning October this year, I think we will see a much better and much stronger pickup in demand, and then we could see the GDP coming back to the normal level. Well, Puneet, key to revival of infrastructure development would be capital infusion. Let's have a look at a second headline story now, Puneet. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the government is working with RBI on the industry's need for the restructuring of loans due to the COVID-19 impact. The minister was addressing the National Executive Committee meeting of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry today. Addressing the concerns raised by FICCI members on the difficulties faced by MSMEs in taking loans under the Emergency Credit Guarantee Scheme, Ms. Sitharaman asserted that banks cannot refuse credit to MSMEs covered under the Emergency Credit Facility, and any aberration in such cases must be brought to notice. On the suggestion for creation of a development finance institution to handle the emerging credit requirements of the industry, the finance minister informed that the government is working on the plan to create a development finance institution in the country. She said the details regarding it will be shared after formalization of the plans. Ms. Sitharaman informed that the decision on reducing GST rates on healthcare and other products will be taken by the GST Council. She also affirmed that the Finance Ministry is working with RBI on the demand of the hospitality sector for extension of moratorium or the restructuring of the loans. Puneet,
Whenever the subject of restructuring of loans comes into play, one gets the impression that it is a financial structure of the borrower that would be changed, not reorganization. For instance, the equity and debt position of the company in that regard. For instance, what's happening in the US, where bonds have been issued by companies in the form of loans that they've taken from the government under their emergency scheme. Is the same happening in India, or is it simply a refinancing on an emergency basis? Arjun, I think what discussions are going on. In fact, industry in India has been demanding a one-time restructuring of loans. See, there is this fear about restructuring of loans because people feel that it is like kicking the can down the lane, and banks go on evergreening their bad loans. However, industry is demanding that they don't want some kind of open-ended restructuring of loans. There has been a demand for one-time restructuring of loans for companies so they can realign their debt position in line with their requirements and in line with their cash flows. I think it's a demand which is worth considering, and government, the finance minister has indicated that government is looking at it very seriously with RBI, and RBI will come out with prudent norms on how to restructure loans. Unlike US is a more developed market because it has a very strong debt market. In India, you cannot issue debt paper, debentures are very difficult to issue. So clearly the banks and the RBI will have to get together to restructure loans. However, my own sense is, if I look at bank numbers, the NPA problem in India is not really growing now. Because we have really cleaned up the balance sheets of banks. So my own sense is that bank NPAs, I think there's a lot of fear about it, but on ground, I'm not seeing that kind of a increase in NPAs. The second issue which Finance Minister raised today was the issue of emergency credit to MSMEs, because MSMEs are really the backbone of economy in terms of employment, in terms of cash flows in the small sector. I think their government has to take very strong steps to ensure that cash flows to MSMEs is absolutely without any hindrance, because a lot of schemes are announced and yet we find there are complaints that banks are not willing to give emergency credit. I think government needs to really step in that area and ensure that credit flow to MSMEs is without any hindrance, and I think hopefully FM would really pursue that line with RBI. पुनीत, दो तीन चीजें जिसमें आपने जो एमएसएमई सेक्टर का जिक्र किया, तकरीबन 40 से 45% जो हिस्सेदारी है वो देश के उद्योग में उनकी तरफ से आता है। और अगर आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो आज की ही खबर है जिसमें वित्त मंत्री ने भी माना है कि तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसमें सैंक्शन हुआ है, लेकिन डिसबर्सल जो है वो सिर्फ 82,000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो काफी गैप है। अगर समय पर ये योजना का लाभ एमएसएमई को नहीं मिलेगा तो सरकार की जो मंशा है वो पूरी होती नजर नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी करी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का असर अर्थव्यवस्था पे कितना बुरा पड़ेगा, क्योंकि समय पर अगर उनको जो जरूरत है वो नहीं मिली तो इसका कितना असर उद्योग जगत पर और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, एक मेरा सवाल ये जानने का है। दूसरा, जो इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में भी जो सरकार ने जो ब्याज दरों का निर्धारण किया है उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। क्या सरकार को अभी भी उद्योग जगत के लिए कुछ ऋणों की दरों में, हालांकि 4 तारीख को जिसकी बैठक है नीतिगत, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ब्याज दरों में कटौती होगी, उस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का जो पूरा टारगेट है वो 3 लाख करोड़ का टारगेट है बाय सितंबर, यानी अगले 2 महीनों में या 3 महीनों में बैंक्स को का टारगेट है कि वो 3 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस एमएसएमईज को दें, और ये इसका कोई बोझ बैंक्स पर नहीं पड़ेगा क्योंकि 100% गारंटीड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बैंक्स के लिए ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है ये लोन सैंक्शन करना। तो मुझे हैरानी होती है जब ये आंकड़े सामने आते हैं कि सिर्फ 80,000 करोड़ रुपया डिसबर्स हुआ है, और क्या अगले 2 महीने में या 3 महीने में हम 2 लाख करोड़ रुपया और डिसबर्स कर पाएंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में? ये मुझे एक आश्चर्य होता है। तो आई होप जो भी इसमें बाधाएं हैं, जो भी इसमें हिंड्रेंसेस हैं, वो दूर हो। आई एम श्योर ये प्रोसीजर होंगी या इसके अंदर कई रिस्क एवर्जन होगा, पर डेफिनेटली एमएसएमईज को सपोर्ट करना
बहुत जरूरी है। ना सिर्फ जब हम बात करते हैं कि 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो तो अलग बात है, लेकिन यदि आप उसको ह्यूमन एंगल से देखें, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उसमें कंजम्पशन है, जो कंट्रीब्यूशन है पूरी इकोनॉमी में, वो शायद 70 से 80% होगा। तो एमएसएमईज को सपोर्ट करना एक बहुत ही जरूरी स्टेप है गवर्नमेंट के लिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि देखिए, सितंबर के बाद भी यदि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है 3 लाख करोड़ की इस्तेमाल नहीं होती, तो दे कैन डेफिनेटली एक्सटेंड इट। और ये अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की, गवर्नमेंट को ने प्रोविजन किया है ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसमें कोई भी ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। एंड डेफिनेटली दिस लोन शुड बी गिवन। सेकेंडली, जो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, चाहे हॉस्पिटलिटी की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, और इसमें भी काफी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जो कि बिल्कुल वहां बिजनेस इफेक्ट हो गया है। मुझे लगता है जो मोरेटोरियम है वो उसकी टर्म्स उनको एक्सटेंड करनी चाहिए सिलेक्टिवली, नॉट अक्रॉस द बोर्ड, बट डेफिनेटली जिन सेक्टर्स को जरूरत है सपोर्ट की, वहां पर गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए। आपने इंटरेस्ट रेट की बात कही, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है 4 अगस्त से 6 अगस्त तक, और 6 अगस्त को शायद इंटरेस्ट रेट पर कोई फैसला आरबीआई देगी। हालांकि बहुत उम्मीद नहीं है कि कोई इंटरेस्ट रेट कट आएगा, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है नॉन इंटरेस्ट रेट टूल्स, यानी रेपोज हैं या इस तरह के ऑपरेशंस हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, उसके थ्रू लिक्विडिटी को और बढ़ा सकती है फॉर बिजनेसेस। Puneet, the emergency credit guarantee scheme, how secured is it in terms of its contractual provisions? Is it a disbursal based on the intended purpose of the loan? Because a lot of the loan amount has been misused in the past, evidence has shown. And is that the reason why there is now the proposal for a development finance institution being set up along the lines of World Bank? Do you think that those terms and conditions are going to be incorporated in the disbursal of loans under a new company name? So Arjun, these two are actually separate issues, because the emergency credit line normally is being extended by banks as 20% of our outstanding credit. Suppose a small business has a credit line of about, let's say, 1 lakh rupees, then emergency credit is 20% of that without any further assessments or any appraisal of the project. They're just given 20% credit line, and banks also are not running any risk because the government is guaranteeing this amount of money. So to that extent, it should be no questions asked line of credit, and this line of credit is provided only to those people who have been appraised by the banks. They're already holding a line of credit from banks. So there is no question of an extraordinary risk in terms of lending. This is part of the overall risk that the banks have taken. So I don't think this line of credit imposes or creates any extra risk for banks in terms of MSMEs. And most of the MSMEs, we know, if you really look at the number of amounts, the amount of money which has been defaulted by MSMEs is very small compared to overall NPA situation in the bank. So I don't think there is any extraordinary situation vis-a-vis in that respect. As far as development finance institutions is concerned, you will see that most of the large companies which have defaulted or which have become NPAs are basically companies which borrowed from banks and invested in long-term projects. They're infrastructure projects, or they've invested in companies with long gestation period. So it was recognized that companies which are getting into infrastructure projects, they need long-term finance. No, they need financing for 10, 15, 20 years. That cannot be provided by banks, because banks are short-term borrowers and they can't lend for 10, 15, 20 years. So development finance institution is a huge need of the country right now, because we have seen that infrastructure cannot be financed through bank credit. Infrastructure has to be financed through long-term credit given by specialized institutions. And I think the proposal for a development finance institution, DFI, is extremely welcome at this stage. नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.3% की गिरावट से 129 अंक गिरकर 37,607 के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से घरेलू बाजार में भी मंदी का दौर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 29 अंक के नुकसान से 11,073 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। Domestic equity benchmarks today dropped marginally, tracking losses in index heavyweights, Reliance Industries and HDFC Twins amid mixed cues from global markets.
The BSE Sensex ended 129 points, 0.34% lower at 37,607, while the NSE Nifty fell 29 points, 0.26% to 11,073. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap outperformed the Sensex. Mid-cap closed 0.36% up and small-cap gained 0.82%. Reliance Industries was the top loser on the Sensex chart, shedding around 2% as investors booked profits at higher levels. The company yesterday reported a record net profit of 13,248 crore rupees for the June quarter after a one-time gain from stake sale as well as big telecom revenues which cushioned COVID-19 hit earnings from refining, petrochemicals and retail segments. HDFC Bank, Asian Paints, Kotak Bank, Bajaj Auto and HDFC were among the other laggards. On the other hand, Sun Pharma, Mahindra & Mahindra, HCL Tech and Axis Bank finished higher. Shares of SBI surged around 3% after the lender posted an 81% spike in standalone net profit at around 4,189 crore rupees for the first quarter of the current fiscal. According to traders, the domestic equities traded on a volatile, no-tracking week. Asian cues after US GDP data showed that the economy plunged by a record-shattering around 33% annual rate last quarter. And before we put up a question to our expert Puneet Jain, we're taking a short break, so please stay tuned on Market Mantra. सुनिए देश दुनिया एवं संस्कृत जगत की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी प्रत्येक शनिवार प्रातः 7:10 से और पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:10 से आकाशवाणी के FM समाचार चैनल पर। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे शेयर बाजार की। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं शेयर बाजार ही एक ऐसा, इस पूरे परिदृश्य में एक ऐसा बाजार रहा है जो निरंतर उम्मीदें जगाए रख रहा है, तो आज के जो शेयर बाजार की हलचल है उसको किस तरह से आंकते हैं? अमित, देखिए, आज करीब 6 सप्ताह तक लगातार, पिछले 6 सप्ताह बाजार लगातार बढ़ता रहा और इस सप्ताह बाजार में थोड़ा पुल बैक हमने देखा। एक रिसेंट हाई बनाया बाजार ने और वहां से थोड़ा सा पुल बैक बाजारों में देखा। जो हैवीवेट शेयर्स हैं, जैसे अर्जुन ने कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC ट्विंस, कोटक बैंक, इनमें हमने थोड़ी गिरावट देखी आज। पर मुझे लगता है कि यदि बाजार के हम हाल देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रही है। आज भी अगर यदि हम शेयर्स देखें तो फार्मा सेक्टर्स और IT सेक्टर के शेयर्स और PSU बैंक के शेयर्स में काफी खरीदारी थी आज। तो जो इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इसमें कुछ सेक्टर्स अच्छे रहे हैं, जैसे फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, IT सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और कुछ सिलेक्टिवली आप कह सकते हैं सर्विसेज सेक्टर में वहां भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। पर्टिकुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां हमने देखा है कि काफी हिट हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि बाजार में ये सरप्राइजिंग है कि बाजार इतने ऊंचे लेवल पर अभी ट्रेड कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक ये उम्मीद जगाते हैं कि आने वाले समय में इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो बेहतर होगा और न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ष में भी बाजार ऐसे ही एक पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपकी बात से ही सहमति जताते हुए मैं आपको भी ये बताना चाहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अगर आज के भी आंकड़े देखें तो वो दोनों अप रहे हैं, मतलब तकरीबन 8% और तकरीबन 4% उस अगर सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं मिड कैप और जो स्मॉल कैप हैं वो ऐसे दौर में भी पूरी उम्मीदों के साथ या पुरजोर तरीके से डटे हुए हैं और निवेशकों की उम्मीदों को बरकरार रखे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, मार्केट ब्रेड्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ इंप्रूव होने से जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा होगा। और एक और खास बात दिखी थी इस लॉकडाउन के दौरान कि काफी नए ट्रेडिंग अकाउंट्स और रिटेल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स लोगों ने खोले, बहुत बड़े पैमाने पर नए डीमैट अकाउंट्स खुले। तो जो नए निवेशक बाजार में आए हैं उन्होंने छोटे और मंझली कंपनीज के, जो मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज हैं, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, इनमें काफी निवेश किया है। और ये क्योंकि ज्यादातर लार्ज कैप्स में निवेश आप करते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो हमने देखा कि जो मार्केट पार्टिसिपेशन है बाय रिटेल इन्वेस्टर्स वो इंप्रूव करी है पिछले 3 महीनों में। ये कुछ हद तक मुझे उम्मीद जगाता है कि आने वाला समय भी बेहतर रहेगा।
निफ्टी ने रुपए पर अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 3 पैसे मजबूत होकर 74.81 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और अब एक नजर एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजार में आज मंदी का दौर रहा। अमेरिका से कमजोर आर्थिक आंकड़ों से निवेशकों के उत्साह में नरमी रही। जापान का निक्केई 2.8%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि चीन के शांघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.7% की बढ़त भी दर्ज हुई। सिंगापुर के शेयर बाजार में आज कारोबार बंद रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिला जुला दौर रहा। लंदन के शेयर बाजार में जहां मामूली गिरावट दर्ज हुई, वहीं फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% से 0.8% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Puneet, a brief question. Asian markets fell today, including profit booking in the Sensex and Nifty, but specific to the healthcare sector that went up by almost 4%. We saw a long build-up in the futures market, cash market, it went up, and some stocks hit a 52-week high. Is there a news flowing right now about some vaccine in the market against COVID-19? Is that the reason why there is so much hope in the healthcare sector? Briefly. So, Arjun, vaccine hopes have been, of course, been raised lately, but I think generally market expects that spending on healthcare will go up in post-pandemic scenario, and companies will be willing to spend more, consumers will be willing to spend more on healthcare, and therefore I think pharma companies are doing better, not only in India, worldwide, but particularly in India, we've seen some companies really hit new all-time highs in recent times. So I think that sector continues to attract a lot of investments. Well, let's have a look at the U.S. market now. The S&P 500 and Dow yesterday after data painted a worrying picture of the U.S. economy, while President Donald Trump floated the possibility of delaying the presidential election, which created market uncertainty. Second quarter U.S. GDP data showed the economy suffered its steepest contraction since the Great Depression as business activity came to a halt due to lockdowns aimed at fighting the pandemic. Jobless claims also rose last week, adding to signs the momentum of economic recovery has slowed as coronavirus cases in southern and western U.S. states are increasing continuously. Dow Jones plunged 0.9% and S&P 500 fell 0.4%, while the Nasdaq Composite Index surged 0.4%. Your observations on the U.S. economy and its political developments? Will the election date be extended, and what does that mean for the U.S. economy and the world as well? So I think first thing, Arjun, U.S. election date is unlikely to be extended because the date is enshrined in the Constitution of USA, which is the first Tuesday of every November of the election year. So clearly, I don't think there is much leeway that President Trump has in terms of postponing elections in USA. Having said that, I think the political activity in US is going to rise in the next 2-3 months because there are just about 100 days left for elections, and there's going to be a lot of activity there, and we will hear a lot of noise. But what is really impressive was that after market closed yesterday in USA, the technology companies, Apple and Facebook, they came out with the results, and the results are really impressive. The revenues have grown, their profits have grown significantly. So my own sense is that economy in US, particularly the digital economy, it continues to do well. Definitely manufacturing economy took a hit like everywhere else. But I think that they will recover very fast. And therefore, the markets in USA are also showing that uptrend. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today rose on track for monthly gains, boosted by a weaker dollar in the face of continuing concerns over the recovery of the U.S. economy as coronavirus ravages the world's biggest economy and oil consumer. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.30 per barrel, while WTI crude prices were around $40.20 per barrel. Puneet, we had earlier discussed about the infra data domestically where crude oil declined by 6%, refinery products fell by 8.9%. And just taking this and correlating it with global crude oil prices, do you see that declining as well in the coming months or so? Absolutely. I think OPEC Plus is now poised to raise the output because they had cut output by more than 10 million barrels per day. Now they have to restore the production. So my own sense is that oil prices will start coming down, and they should come down to $30-$35 range and stabilize at that time once OPEC Plus starts raising production.
नजर डालते हैं सराफा बाजार पर। दिल्ली सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 687 रुपए की बढ़त से 54,538 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक स्तर पर मजबूत संकेतों से सोने में तेजी रही। चांदी भी 2,854 रुपए की तेजी से 65,910 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त से $1,976 प्रति औंस और चांदी $24 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, अगर आपको याद होगा तकरीबन लॉकडाउन से पहले हम $1,400 के आसपास सोने पे चर्चा कर रहे थे। आज $2,000 के आसपास सोने पर चर्चा कर रहे हैं। अगर वैश्विक बाजारों की हम बात करते हैं तो सोना कितना सोना है अभी भी, और निवेशकों को जितना रिटर्न सोने ने दिया है इस दौरान उतना किसी ने नहीं दिया। Very briefly, Puneet, you have 10 seconds. डेफिनेटली सोने की चमक काफी तेज है, चमकाने वाली है, और अभी हमें मालूम नहीं कि ये कहाँ पीक करेगा, पर मुझे लगता है कि अभी सोने की प्रेफरेंस जो है एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वो रहेगी। पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। The output of 8 core infrastructure industries shrank by 15% in June this year amid increasing coronavirus cases. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says the government is working with RBI on the industry's need for the restructuring of loans due to COVID-19 impact, and domestic equity benchmarks drop marginally. Sensex ends at 37,607. Nifty closes at 11,073. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.